नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस में शामिल होने की कन्हैया ने बताई यह वजह, बीजेपी पर साधा निशाना। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत ने कहा जो सरकार किसान का चेहरा नहीं बनेगी, उस राज्य और राजधानी को भी दिल्ली बना देंगे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार का पर्चा फाड़ कर जाएंगे, कृषि कानूनों को लेकर बोले राकेश टिकैत, कहा हम ही निपटाएंगे केस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। कांग्रेस में शामिल होने की कन्हैया ने बताई यह वजह, बीजेपी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कन्हैया कुमार राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके साथ गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार ने कांग्रेस में शामिल होने की वजह का खुलासा किया। वहीं आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बचेगी तभी देश बचेगा। वहीं जिग्नेश ने कहा कि आज हमारा संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, उसे हमें बचाना है। उन्होंने आगे कहा, मुझे भरोसा है कि कांग्रेस जो अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, वो सत्ता से सवाल पूछने और लोगों के संघर्ष के लिए लड़ने में हमारा साथ देगी। कन्हैया ने आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि ये संघ परिवार नहीं है। वो क्या परिवार है कि अपना परिवार छोड़कर परिवार बनाना पड़े। महात्मा गांधी अपनी पत्नी के साथ अंग्रेजों से लड़े। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, सब लोग अपने परिवार के साथ रहते थे। कन्हैया ने कहा, मुझे महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं है, वो एक सोच है। इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, मूल्य, इतिहास, वर्तमान और भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो मैंने चुनाव किया है। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं क्योंकि अब लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता ने कहा, मैं साफ कर देता हूं कि देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, पहले भी थे और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन आज जब हम लोग राहुल गांधी की मौजूदगी में हम लोग फॉर्म भर रहे थे तो साथी जिग्नेश ने संविधान की कॉपी दी और हमने गांधी, अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर दी, क्योंकि आज इस देश को भगत सिंह की साहस की जरूरत है, अम्बेडकर की समानता की जरूरत है और गांधी की एकता की जरूरत है। कन्हैया ने कहा, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसे नहीं बचाया गया तो देश नहीं बचेगा। बड़े जहाज को नहीं बचाया गया तो छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेंगी। मैं जहां पैदा हुआ, जिस पार्टी में पला बड़ा, उसने मुझे सिखाया, लड़ने का जज्बा दिया है। मैं उस पार्टी के साथ लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो किसी पार्टी से नहीं थे, लेकिन जब किसी पार्टी की ओर से हमारे ऊपर अनावश्यक आरोप लगाए गए थे, तब वो व्हाट्सएप पर हमारे लिए लड़ रहे थे। इस देश को कांग्रेस ही नेतृत्व दे सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने कहा, जो सरकार किसान का चेहरा नहीं बनेगी, उस राज्य और राजधानी को भी दिल्ली बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, राज्य में महापंचायत में जुटे हजारों किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने सरकारों को खुला चैलेंज किया। उन्होंने कहा, जो राज्य सरकार किसान का चेहरा नहीं बनेगी, उस राज्य और राजधानी को भी दिल्ली बना दिया जाएगा। कोल्ड ड्रिंक का बहिष्कार करना होगा। विदेशी कंपनियों की आमदनी कम होगी तभी किसान मजदूर की आमदनी बढ़ेगी। जिन 14 करोड़ लोगों के रोजगार गए हैं, उन्हें आंदोलन करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दिल्ली का आंदोलन असफल हुआ तो फिर देश में कोई आंदोलन नहीं हो पाएगा। संस्थानों को बेचा जा रहा है, पूरे देश को धर्म और जाति में बांटा जा रहा है। यह आंदोलन किसान बिरादरी का है। सरकारें अभी जो नीति चला रही हैं, उससे रोटियां तिजोरी में बंद होंगी। किसी की जेब में पैसा नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। बड़ी बड़ी कंपनियों के आने से यही होगा। इससे पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी को बेचने की बीमारी है। दिल्ली वालों की सरकार देख लो, कानून बनाकर आधा देश बेच दिया। भारत सरकार के 3 काले कानूनों का असर पूरे देश में होगा। मेधा पाटकर ने कहा, इनके कानूनों को वापस करवाना और इनकी सरकार को गिराना बाकी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार का पर्चा फाड़ कर जाएंगे, कृषि कानूनों को लेकर बोले राकेश टिकैत, कहा हम ही निपटाएंगे केस। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 10 महीने से धरने पर बैठे किसानों ने भारत बंद किया था। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद को सफल बताते हुए कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती है, तब तक हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार का पर्चा फाड़ कर जाएंगे, इस केस को हम ही निपटाएंगे। उन्होंने एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने जब उनसे सवाल पूछा कि कृषि मंत्री कह रहे हैं आप जाए और बात करें, इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम कहां जाकर उनसे बात करें, कौन सी जगह और कब जाएं। उन्होंने कहा कि वह हवा में ऐसे ही बोलते रहते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। झूठ के साम्राज्य में सच से ही क्रांति आती है। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने पर राहुल गांधी का ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए।
शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर कन्हैया ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में देश की सबसे पुरानी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। युवा नेता के कांग्रेस में शामिल होने पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, झूठ के साम्राज्य में सच से ही क्रांति आती है। नए पुराने सभी साथियों को मिलकर इस सत्याग्रह में भाग लेना होगा। ट्वीट के साथ उन्होंने हैशटैग भगत सिंह का भी इस्तेमाल किया। हालांकि गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी को भी इस मौके पर कांग्रेस में शामिल होना था, लेकिन तकनीकी वजहों से ऐसा नहीं हो सका। इसकी जानकारी खुद उन्होंने दी। मेवानी ने कहा, मैं तकनीकी कारणों से औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल नहीं हो सका। मैं एक निर्दलीय विधायक हूँ। अगर मैं किसी पार्टी में शामिल होता हूँ तो मैं विधायक नहीं रह जाऊंगा। मैं वैचारिक रूप से कांग्रेस का हिस्सा हूँ। आगामी गुजरात चुनाव कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से लड़ूंगा। कन्हैया के पार्टी में शामिल होने के बाद कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने संवाददाता सम्मेलन में युवा नेता का पार्टी में स्वागत किया। वेणुगोपाल ने कहा, कन्हैया कुमार देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। उनके शामिल होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सम्राट मिहिर भोज बनेंगे यूपी विधानसभा चुनाव में मुद्दा, अखिलेश यादव व मायावती ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मायावती के गृह जिले गौतम बुद्ध नगर में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में मिहिर भोज की प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटाए जाने और मंगलवार को फिर गुर्जर सम्राट जोड़ दिए जाने से मामला गर्मा गया है। एक तरफ जहां सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर समुदाय अपना वंशज बता रहा है, वहीं राजपूत समाज भी इसी तरह के दावे कर रहा है। गुर्जर और राजपूतों के बीच विवाद भाजपा के लिए चुनौती बनती जा रही है। 26 सितंबर को गुर्जरों ने महापंचायत कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस महापंचायत में समाजवादी के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जो अपने आप में स्पष्ट संकेत है कि आगामी चुनाव में सपा इस मुद्दे को जोर शोर से उठा सकती है। इसकी बानगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ट्वीट से भी देखने को मिल रही है। अखिलेश ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, लेकिन उनकी जाति ही बदल दी गई। यह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐतिहासिक तथ्यों से जानबूझकर छेड़छाड़ कर रही है। हम हर समाज के मान सम्मान के साथ हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर 2021 को सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा से गुर्जर शब्द हटाने से वो दुखी और आहत हैं। मायावती ने कहा कि गुर्जर समाज के इतिहास के साथ ऐसी छेड़छाड़ करना अति निंदनीय है और सरकार को माफी मांगनी चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजद का बड़ा बयान, 2 सीट जीतकर तेजस्वी यादव को बना लेंगे बिहार का सीएम, नीतीश को देना होगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में 30 अक्टूबर को इलेक्शन होने हैं। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल राजद ने दोनों सीटों पर अपना दावा कर दिया है। हालांकि कहा यह भी है कि अंतिम निर्णय महागठबंधन को करना है। बड़ा बयान देते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मंगलवार को पटना में कहा है कि हम कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट जीतकर बिहार में सरकार बना लेंगे। तेजस्वी यादव राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राजद की कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर दावेदारी है, पर अंतिम निर्णय महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों सीटें महागठबंधन के पास आए, इसके लिए हम चाहते हैं कि राजद के उम्मीदवार चुनाव लड़ें। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर हम जीत जाते हैं तो बिहार में सरकार बनाने में हम सफल होंगे। तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। विशेष राज्य के दर्ज पर राजद प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव तो पहले से ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, अब तो जदयू भी सरेंडर कर चुका है। उत्तर प्रदेश, सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति पर समर्थकों ने फिर जोड़ा गुर्जर काले रंग से पोता सीएम का नाम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सम्राट मिहिर भोज को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी स्थित कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लगी है, जिसके बाद यहां उनकी जाति को लेकर बहस छिड़ गई है। दरअसल मूर्ति पर सम्राट मिहिर भोज के नाम से गुर्जर हटाए जाने का आरोप लगा है, जिसके बाद अब कॉलेज में गुर्जर समाज के लोगों ने मूर्ति पर नाम के आगे फिर से गुर्जर जोड़ दिया है। यहाँ पर लोगों द्वारा सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का गंगाजल से शुद्धिकरण किया गया, बाद में नाम के आगे गुर्जर जोड़ दिया गया। ऐसे में अब सम्राट मिहिर भोज की जाति से जुड़ा ये विवाद बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर गुर्जर नेताओं ने मूर्ति के साथ लिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य भाजपा नेताओं के नाम पर कालिख भी पोत दी है। दरअसल इसी महीने 22 सितंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दादरी के इस कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। आरोप ये लग रहा है कि अनावरण से पहले मूर्ति पर लिखे नाम से गुर्जर हटाया गया है।
इसी को लेकर बहस छिड़ी है, क्योंकि राजपूत समुदाय सम्राट मिहिर भोज को अपना पूर्वज बता रहे हैं और गुर्जरों की ओर से भी यही दावा किया जा रहा है। गुर्जर समाज की ओर से आसपास के गांवों को इकट्ठा कर इस मसले पर पंचायत भी बुलाई गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के किस नेता ने कराई कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री? भाकपा में कौन रहे युवा नेता के गॉडफादर? जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस JNUSU के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और गुजरात विधायक जिग्नेश मेवानी का स्वागत करने के लिए तैयार है। दोनों युवा नेता मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। दोनों नेताओं ने हाल ही में राहुल गांधी से मुलाकात की थी और सूत्रों का कहना है कि इन नेताओं और कांग्रेस पार्टी के बीच बातचीत को अंतिम रूप दे दिया गया है। कांग्रेस इन दोनों नेताओं को विधानसभा चुनाव से पहले और खासकर मेवानी को गुजरात चुनाव से पहले उनकी वक्तृत्व और भीड़ खींचने की क्षमता के लिए साथ लाना चाहती है। उत्तर भारत के लिहाज से कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने की खबर मीडिया की सुर्खियां बन रही है। बचपन से वाम विचारधारा के बीच पले बड़े कन्हैया कुमार के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा से अलग होना लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर कन्हैया कुमार ने वाम दल को छोड़ने का फैसला क्यों किया है। इसके अलावा ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कन्हैया कुमार को इतनी कम उम्र में भाकपा ने इतनी ज्यादा अहमियत दी, इसके बाद भी वो क्यों वहां से अलग हो रहे हैं। आइए इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का चेहरा, केरल मॉडल का सहारा, ऐसा है कांग्रेस का 2022 का प्लान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी ने पश्चिमी यूपी में बड़े पोस्टर चस्पा किए हैं, जिन पर प्रियंका गांधी वारा की बड़ी तस्वीर के साथ लिखा है, राज्य में कांग्रेस ही एक विकल्प है। कांग्रेस की तरफ से यह साफ संदेश है कि पार्टी प्रियंका के चेहरे पर यूपी का चुनाव लड़ेगी। साथ ही वो खुद को प्रमुख विपक्षी दल और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर दिखा रही है। हालांकि जमीन पर कांग्रेस कमजोर नजर आ सकती है। पार्टी कैडर भी लगातार प्रियंका को आधिकारिक रूप से सीएम चेहरा घोषित करने का दबाव डाल रहा है, जबकि राज्य में अब तक कांग्रेस इस तरह की बात कहने से बच रही है। फिलहाल प्रियंका राज्य में 5 दिनों के दौरे पर हैं। न्यूज़ 18 को पश्चिम उत्तर प्रदेश में मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस समिति की तरफ से लगाए गए जो पोस्टर नजर आए, उन पर लिखा है, परिवर्तन का संकल्प, कांग्रेस ही विकल्प। न्यूज़ 18 से बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, प्रियंका जी यूपी में पार्टी की प्रभारी महासचिव हैं और उनके मार्गदर्शन और देखरेख में चुनाव लड़ा जाएगा। यूपी में बीजेपी का हम ही विकल्प है, क्योंकि कांग्रेस ही थी जिसने जनता के मुद्दों के लिए सड़कों पर प्रदर्शन किया, समाजवादी पार्टी या बसपा ने नहीं। यूपी में आ रही है कांग्रेस जैसे नारों के साथ पार्टी की तरफ से राज्य में प्रचार की गई अन्य सामग्री में भी प्रियंका के चेहरे पर ध्यान दिया गया है। न्यूज़ 18 को पश्चिम यूपी में दिखे पोस्टर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेताओं की छोटी सी तस्वीरें नजर आई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी वालों से लिया है भारत बंद करने का आइडिया, बोले राकेश टिकैत, कहा लड़ रहे हैं जनता की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक न्यूज चैनल से सोमवार को किए गए भारत बंद को लेकर बात करते हुए कहा कि भारत बंद का आइडिया बीजेपी वालों से लिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हम सारा आइडिया इन्हीं से लेते हैं। किसान आंदोलन को उन्होंने जनता की लड़ाई बताते हुए कहा कि हम सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल यह डिबेट आज तक न्यूज चैनल के कार्यक्रम हल्ला बोल में हो रही थी, जिसमें एंकर अंजना ओम कश्यप ने किसान नेता से सवाल पूछा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि आप रट कर आते हैं, आप कहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लो, नहीं तो मानेंगे नहीं। इसका जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कोई बातचीत करनी है तो वो अंदर बताएं। उन्होंने कहा कि वो बार बार केवल एक ही बात कह रहे हैं कि किसान बिल संशोधन पर बात कर लो, लेकिन किसान बिल वापसी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिसके बाद एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि एक बात यह बताइए कि आंदोलन से भारत बंद वाला आइडिया आपका ही है टिकैत साहब। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, नहीं नहीं, यह आइडिया तो हमने बीजेपी वालों से लिया है, पहले ये लोग ही करते थे भारत बंद, हम तो इन्हीं से आइडिया लेते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद की राष्ट्रव्यापी सफलता ने भाजपा के हाथ पैर फुला दिए, अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र के नए विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा सोमवार को आहूत भारत बंद को सफल करार दिया और कहा कि भारत बंद की राष्ट्रव्यापी सफलता ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के हाथ पैर फुला दिए हैं और भाजपा के नेता व समर्थक घर से निकलने का साहस नहीं जुटा पाए। सपा प्रमुख ने सोमवार की देर रात ट्वीट किया, भारत बंद की राष्ट्रव्यापी सफलता ने सत्तारूढ़ भाजपा के हाथ पैर फुला दिए हैं। भाजपा के नेता एवं समर्थक आज घर से निकलने का साहस नहीं जुटा पाए। भाजपा चुनाव जीतने के लिए जिन पूंजीपतियों की ऋणी रही है उनके इशारे पर ही काम कर रही है। गौरतलब है कि केंद्र के नए विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा सोमवार को आहूत भारत बंद का उत्तर प्रदेश में मिला जुला असर दिखा। राज्य के प्रमुख विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने किसानों के इस भारत बंद का समर्थन किया था।
मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को आयोजित किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र के नए विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ 27 सितंबर सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जनता का भरोसा जीतने के लिए कांग्रेस निकालेगी प्रतिज्ञा यात्रा, अजय लल्लू ने कहा। प्रियंका गांधी पूरी तरह एक्टिव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए 15 दिन के भीतर एक बार फिर से प्रियंका गांधी राजधानी लखनऊ में है। इसी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि प्रियंका गांधी लगातार यूपी में सक्रिय हैं और इसको दौरा कहना गलत होगा। वो पार्टी के लिए पूरी तरह से यहाँ पर एक्टिव मोड में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि प्रियंका गांधी ने कोरोना काल में लगातार संघर्ष किया। उन्होंने किसानों और नौजवानों के लिए काम किया। प्रियंका गांधी लगातार बैठकें कर रही हैं और ये क्रम लगातार जारी है। प्रियंका गांधी का यूपी में आने पर दौरा कहने पर अजय ने कहा कि दौरा उसे कहते हैं जब कभी कभी आना होता है, जबकि वो तो लगातार यहाँ पर एक्टिव हैं। अजय लल्लू ने कहा, आने वाले दिनों में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालने जा रही है। पार्टी द्वारा प्रतिज्ञा महारैली का आयोजन सभी संभागों में होगा। रैली हर विधानसभा में जाएगी। तमाम फ्रंटल के लोग हमारी यात्रा निकालेंगे। एक व्यापक रणनीति बनाई जाएगी। हमारे सीनियर लीडर आने वाले चुनाव में हम जनता के बीच क्या लेकर जाए, इसके लिए एक व्यापक रणनीति बना रहे हैं। तमाम बैठकों का दौर चलेगा और आने वाले चुनाव पर चर्चा होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में हुए दंगों पर एचसी की सख्त टिप्पणी, कहा सबूत बता रहे हैं पूर्व नियोजित थी घटना, सोची साजी साजिश के तहत दिया गया अंजाम। जी हां दोस्तों, दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश थी, अचानक से कुछ नहीं हुआ था। पिछले साल फरवरी महीने में दिल्ली में हुए दंगों की एक मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए इसे पूर्व नियोजित करार दिया। कोर्ट ने कहा कि दंगे किसी घटना की प्रतिक्रिया के कारण नहीं हुए, बल्कि इसे सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों को नष्ट कर दिया गया। असंख्य दंगाइयों ने बेरहमी से लाठियों, डंडों, बैट आदि के साथ पुलिस पर हमला किया। कोर्ट में जो वीडियो आए हैं उससे दंगाइयों के बारे में स्पष्ट रूप से पता चलता है। यह दंगा सरकार के साथ साथ आम जनजीवन को बाधित करने के लिए सुनियोजित रूप से अंजाम दिए गए। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की कथित हत्या से संबंधित मामले में मोहम्मद इब्राहिम द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, फरवरी 2020 में देश की राष्ट्रीय राजधानी को हिला देने वाले दंगे स्पष्ट रूप से पल भर में नहीं हुए और वीडियो फुटेज में मौजूद प्रदर्शनकारियों का आचरण, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में रखा गया है, स्पष्ट रूप से उन्हें चित्रित करता है। यह सरकार के कामकाज को अस्त व्यस्त करने के साथ साथ शहर में लोगों के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए एक सुनियोजित प्रयास था। इब्राहिम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का वो वीडियो फुटेज काफी भयानक था जिसमें वो तलवार लिए हुए है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद चीजों से अदालत को पता चला है कि याचिकाकर्ता की पहचान कई सीसीटीवी फुटेज में की गई है, जो तलवार लिए हुए है और भीड़ को उकसा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जाति जनगणना, बिहार में भाजपा से अलग हो सकते हैं सीएम नीतीश कुमार, नया गठजोड़ बनने के संकेत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के इनकार के बाद जातीय जनगणना पर अड़े बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तल्खी बढ़ गई है। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग हो सकते हैं। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश के बयान से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि बिहार अपने बूते कर्नाटक की तर्ज पर जाति आधारित जनगणना करा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि पूरे देश में एक जाति की कई उपजातियां होती है। यदि हाउस होल्ड सर्वे में आप किसी की जाति पूछेंगे तो पड़ोसी यह बता सकता है कि उसके बगल में रहने वाले पड़ोसी किस जाति से ताल्लुकात रखते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार से पूर्ण विचार करने का आग्रह किया है। नीतीश ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। कर्नाटक में 2015 के अप्रैल मई में एक 3 करोड़ घरों में सर्वे हुआ था। इस सर्वे का नाम सोशल एंड एजुकेशनल सर्वे दिया गया था। इसमें एक 6 लाख कर्मियों को लगाया गया था, जिस पर सरकार ने 169 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उसके बाद भी अभी रिपोर्ट नहीं आ सकी है। बिहार के साथ साथ देश के दूसरे क्षेत्रीय दल भी जातीय जनगणना कराने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। कृषि संगठनों ने फिर दिखाई ताकत, क्या किसान करेंगे अब सरकार के वोट पर चोट? जी हाँ दोस्तों, वैसे तो कृषि कानूनों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के 1 साल पूरे होने के खिलाफ कृषि संगठनों का भारत बंद था, लेकिन दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मोर्चा संभाल रहे राकेश टिकैत पर सबकी नजरें सबसे ज्यादा टिकी थी। टिकैत पहले ही 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को वोट की चोट देने का दम भर चुके हैं, तो भारत बंद में उनका निशाना यूपी सरकार सबसे ज्यादा देखा गया। राकेश टिकैत ने एक दिन पहले गन्ने का समर्थन मूल्य 25 रुपया बढ़ाने के योगी सरकार के फैसले को वादा खिलाफी करार दे दिया। बीजेपी किसान संगठनों के निशाने पर है, लेकिन यूपी की योगी सरकार खुद को सबसे बड़ा किसान हितैषी बता रही है। गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने से लेकर किसानों के ऊपर थोपे गए मुकदमे वापस लेने जैसे फैसलों को गिना रही है।
क्या किसान करेंगे यूपी सरकार के वोट पर चोट?